हेलो एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जिसमें हमने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके बाद में अब हमारा टॉपिक आएगा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये मिलिट्री यानी कि सेना से रिलेटेड होता है। सेना और जो बैटल्स वगैरह होते हैं उनसे जुड़े सारे कामों का जो सिस्टम होगा वो सब कुछ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। ठीक है, सैनिक हो गए, घोड़े हो गए, नेवी हो गई, हथियार हो गए, युद्ध हो गया, सब कुछ ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो मराठा आर्म्ड फोर्सेस जो थी, आर्म्ड फोर्सेस यानी कि जिनके पास में हथियार होते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला था इन्फेंट्री, दूसरा था कैवलरी और तीसरा था नेवी। इन्फेंट्री मतलब क्या होती है? जो पैदल सेना होती है, जो युद्ध में पैदल चलेगी, जिसके पास में कोई घोड़ा वगैरह नहीं है। ठीक है, दूसरी इनकी थी मराठों की कैवलरी। कैवलरी होती है घुड़सवार सेना, यानी कि जिसके पास में घोड़े होंगे। ठीक है, जो घोड़े पर बैठकर सेना जो युद्ध वगैरह करती है वो कैवलरी होती है। और एक थी इनके पास में नेवी, यानी कि जो समुद्र में लड़ाई करती है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट थे मराठा फोर्सेस के या मराठा आर्म्ड फोर्सेस के, इन्फेंट्री, कैवलरी और नेवी। जो कैवलरी थी, घुड़सवार सेना जो थी, वो 2 टाइप के सोल्जर से बनी हुई थी। पहले टाइप थे बारगीर्स। ये बारगीर कौन थे? इनके घोड़े और इनके इक्विपमेंट यानी कि जो भी हथियार वगैरह थे, इनकी पेमेंट करता था स्टेट, यानी कि मराठों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये बारगीर जो हैं वो सिर्फ सेना में भर्ती हो जाएंगे, इनको जो भी घोड़े देने हैं, जो भी हथियार देने हैं, वो सब स्टेट देगा। और दूसरे टाइप के घुड़सवार सैनिक होते थे शिलेदार्स। ठीक है, इन शिलेदारों के घोड़े और इनके इक्विपमेंट इनको पे करता था सोल्जर, खुद ही पे करता था। ठीक है, मतलब क्या है कि एक तो बारगीर हैं, डायरेक्टली आकर भर्ती हो गए, उनके सारे के सारे हथियार वगैरह, घोड़े वगैरह मराठे उनको दे देंगे। लेकिन एक शिलेदार होंगे जो कि अपने साथ में अपने घोड़े लेकर आएंगे, अपने हथियार लेकर आएंगे, और इनको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। समझ गए? फिर 18th सेंचुरी में मराठाज ने नोटिस की यूरोपियन स्टाइल की जो डिसिप्लिन्ड ट्रूप्स थी उनकी सुपीरियरिटी। मतलब मराठे ये देख रहे हैं कि यूरोपियंस की जो ट्रूप्स हैं, जो सेना है ना, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब कि सारे के सारे जो नियम है, जो सख्त नियम है, उनका वो अच्छे से पालन करती थी उनकी सेना, यूरोपियंस की। ठीक है, तो भारत में कई सारे साम्राज्य थे, तो उनमें जो भी सैनिक भर्ती किए जाते थे वो उनकी बहादुरी के बेसिस पर भर्ती किए जाते थे। तो अगर युद्ध हो रहा है तो उसमें कोई कैसे लड़ रहा है, कोई किसी तरीके से लड़ रहा है, सब अपनी अपनी तरीके से लड़ते थे। लेकिन यूरोपियंस की सेना ऐसी नहीं थी। यूरोपियंस की सेना जो है, उन सभी सैनिकों को एक ही जैसी ट्रेनिंग दी जाती थी, लाइन बनाकर वो लड़ते थे। सारे के सारे सैनिक एक ऑर्डर को एक साथ मानते थे, एक साथ बंदूकें चलाएंगे, एक साथ तोपें चलाएंगे। कुछ इस तरीके से उनकी सेना पूरी की पूरी डिसिप्लिन्ड थी। ठीक है, और इनकी आर्टिलरी भी एकदम बढ़िया क्वालिटी की थी। आर्टिलरी यानी कि जो तोपें जो थी इनकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मराठों ने नोटिस किया, और मराठों ने भी इसी तरीके के ट्रूप्स, इसी तरीके के सैनिकों को रेज यानी कि इकट्ठा करना और रिक्रूट करना यानी कि भर्ती करना शुरू किया। ठीक है, तो महादजी शिंदे जो थे, इनके पास में एक बड़ी यूरोपियन स्टाइल की आर्मी थी। ठीक है, यूरोपियन स्टाइल आर्मी यानी कि वही जो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ट्रूप्स हैं, डिसिप्लिन्ड सैनिक जो हैं। ठीक है, तो महादजी शिंदे जो थे, इन्होंने हेल्प ली थी कुछ फ्रांसीसियों की। ठीक है ना, तो उन फ्रांसीसियों की मदद से ही महादजी शिंदे ने यूरोपियन स्टाइल आर्मी खड़ी की थी मराठों की। ओके, तो इसके बाद में मराठों के जो प्रेफर्ड वेपन्स थे, यानी कि जिन वेपन्स का ज़्यादातर मराठे यूज़ करते थे, उनमें सॉर्ड हैं, सॉर्ड यानी कि तलवारें, और लेंसेज हैं, लेंसेज यानी कि भाले जो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये इनके वेपन्स। जैसे यहाँ पर ये बंदूक आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादातर ये खंजर वगैरह ही देखने को मिलेंगे, ये तलवार आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके के वेपन्स थे, कुल्हाड़ी वगैरह, जो ये ज़्यादा यूज़ करते थे मराठे। इसके अलावा वो गन्स का भी इस्तेमाल करते थे काफ़ी बड़ी संख्या में। ठीक है, रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता था मिलिट्री कैंपेन्स में। मतलब कि जो युद्ध वगैरह चल रहे हैं तो उसमें रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता था शिवाजी के टाइम से ही। अब यहाँ पर ये जो रॉकेट है ना, इस रॉकेट का मतलब जो आज जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजे जाते हैं वो वाले रॉकेट नहीं है, ये युद्ध में इस्तेमाल किए जाते थे। जैसे आपने देखा होगा जो दिवाली होती है तो दिवाली में पटाखे आते हैं तो उसमें एक रॉकेट भी आता है, इस
तरीके से उसके पीछे डंडी लगी हुई होती है ताकि बैलेंस रहे जब वो ऊपर जाए, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो इधर उधर ना जाए। तो ये इसी टाइप के रॉकेट होते थे। इनमें ना अंदर बारूद भर दी जाती थी, उस बारूद को आग लगाई जाती थी। जब बारूद में आग लगेगी तो कई सारी गैस प्रोड्यूस होंगी, गैस प्रोड्यूस होंगी तो गैस पीछे की तरफ जाएगी और रॉकेट आगे बढ़ेगा और दुश्मन के एरिया पर आग लगा देगा। तो दुश्मन को डराने के लिए, उनके एरिया में आग लगाने के लिए ये रॉकेट इस्तेमाल किया जाता था युद्ध में। फिर 1770 तक मेटल ट्यूब के रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्यूब मतलब कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर में कुछ भरा जा सकता है, एक नली हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रॉकेट की ये वाली जो ट्यूब है, ये शुरुआत में लकड़ी वगैरह की, कागज़ वगैरह की ये बना दी जाती थी, लेकिन बाद में मेटल की बनाई जाने लगी। मेटल जैसे कि लोहा एक मेटल होता है, तो उसकी ये नली बनाई जाने लगी। तो अब ये जो रॉकेट है ना, ये अब लोहे का बनने लगा, ये लोहे का बनने लगा, तो अब ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा दूर तक ये जा पाएगा। तो इस चीज़ का भी इस्तेमाल यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो हम चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्ट्स जो थे शुरुआत में वो मराठा पावर का मेन स्टे थे, यानी कि मुख्य आधार, एक नींव थे फोर्ट, जो किले थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने काफ़ी सारे किलों को कंट्रोल किया था और कई सारे किलों को उन्होंने बनवाया भी था। जैसे कि एक हमने सिंधु दुर्ग फोर्ट देखा था, है ना। तो ये जो सारे के सारे फोर्ट थे, इनको छत्रपति शिवाजी क्यों कंट्रोल करना चाह रहे थे? क्योंकि ये ज़रूरी थे। क्यों ज़रूरी थे? स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट थे ये। तो स्ट्रैटेजिकली कुछ इम्पॉर्टेंट रूट्स को कंट्रोल करना था, इम्पॉर्टेंट रास्तों को कंट्रोल करना था। उसके लिए इन्होंने किलों को एक तो घेरा, कई सारे किलों को बनवाया। स्ट्रैटेजिकली का मतलब क्या है ना, जैसे यहाँ पर एक किला जो है वो बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये किला बना हुआ है, तो यहाँ से हर तरफ जो है वो नज़र रखी जा सकती है, तो ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट हो गया। अगर कोई दुश्मन की सेना है वो यहाँ पर आ रही है तो उसको यहाँ से रोका जा सकता है, ठीक है। तो दुश्मन की एक्टिविटीज़ पर यहाँ से नज़र रखी जा सकती है और ज़रूरत पड़े तो उन्हें रोका भी जा सकता है। तो इसीलिए इनको कंट्रोल किया जाता था। इम्पॉर्टेंट रूट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता था? फोर्ट्स बनवाकर, ठीक है। और इसके अलावा इन फोर्ट्स का काम होता था शेल्टर देना। शेल्टर मतलब कि रहने की जगह देना आर्मी को, जब ये आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर कर रही होती है। गुरिल्ला वॉरफेयर हमने पढ़ी है क्या होती है ना। तो उसके लिए आर्मी को रहने के लिए जगह चाहिए रहेगी, तो वो इसी फोर्ट में जाकर रह सकती है। तो इसीलिए फोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहे मराठा एम्पायर में। फिर रामचंद्र पंत अमात्य की बात हो रही है। ये रामचंद्र पंत अमात्य जो थे, ये छत्रपति शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। अब ये अमात्य जो है, हमने यहाँ पर अष्टप्रधान मंडल जो पढ़ा था अपना, उसमें हमने ये अमात्य देखा था, इसमें ये फाइनेंस मिनिस्टर होता था, है ना। तो रामचंद्र पंत अमात्य जो थे, ये छत्रपति शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना है। तो उन्होंने लिखा था अपने वर्क में आज्ञा पत्र में। आज्ञा पत्र का मतलब क्या होता है? द रॉयल एडिक्ट, यानी कि एक शाही आदेश। तो ये आज्ञा पत्र किसने लिखा है? रामचंद्र पंत अमात्य ने। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या लिखते हैं रामचंद्र पंत कि फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट, यानी कि मराठों का जो आधार है, जो कोर है, जो बेसिक नींव है ना, वो किले ही हैं, ठीक है। अगर किले ना होते तो जो ज़मीन है, यानी कि जो इनका साम्राज्य है पूरा का पूरा, वो डिवास्टेट हो जाता, यानी कि नष्ट हो जाता। अगर कोई भी इन्वेजन यानी आक्रमण होता तो इन किलों ने ही इनको बचा कर रखा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई आक्रमण होगा तो ये लोग जो हैं वो किलों के अंदर जाकर छुप सकते हैं और वहाँ से ये आक्रमण कर सकते हैं, फोर्स से ही लड़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जितने भी फॉर्मर किंग्स थे, यानी कि छत्रपति शिवाजी से पहले के जो भी किंग रहे, अलग अलग किंगडम्स जो रहे, मतलब जितने भी राजा रहे, जैसे कि एक हमने राजपूत पढ़े थे, उन लोगों ने भी तो ऐसे ही किले बनवाए थे, बड़े बड़े और मजबूत किले। तो उन लोगों ने इन किलों को क्यों बनवाया था? वो अपनी कंट्री को, यानी कि अपने साम्राज्य को सिक्योर करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने किले बनवाए थे। अब ये जो किंगडम है, मराठा किंगडम, इसको क्रिएट किया गया था लेट ग्रेट मास्टर शिवाजी के थ्रू फ्रॉम फोर्ट्स अलोन। शिवाजी ने जो है वो किले घेरना ही शुरू किया था और उसी से ही मराठा किंगडम की नींव पड़ी थी।
तो यहाँ पर ये लेट मेंशन कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर शिवाजी की डेथ हो चुकी है, उसके बाद में इन्होंने आज्ञा पत्र लिखी है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि शिवाजी की डेथ 1680 में होती है और ये आज्ञा पत्र इन्होंने रामचंद्र पंत ने 1715 में लिखी थी। हमने चैप्टर की शुरुआत में ये सन देखी थी, है ना। तो इसीलिए छत्रपति शिवाजी के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे जो रामचंद्र पंत थे, लेकिन फिर बीच में छत्रपति शिवाजी मर जाते हैं, लेकिन रामचंद्र पंत जिंदा हैं। इसीलिए वो मेंशन कर रहे हैं लेट ग्रेट मास्टर, जो महान गुरु हैं शिवाजी, उन्होंने किलों के दम पर ही मराठा साम्राज्य को खड़ा किया था। एक मराठों का जो बहुत बड़ा दुश्मन था औरंगजेब, इसने इन्वेड किया था मराठा किंगडम को, है ना, दक्कन वाले रीजन को इसने इन्वेड किया था। तो इसने बीजापुर सल्तनत को कॉन्क्वायर कर लिया था, जीत लिया था, और भागनगर को जीत लिया था। बीजापुर सल्तनत तो हमने देखी है कहाँ पर है। भागनगर क्या है? ये भागनगर है हैदराबाद वाली जगह, जो मैंने निज़ाम की टेरिटरी दिखाई थी, ये वाली जो जगह थी यही है भागनगर। पूरा का पूरा हैदराबाद की बात हो रही है। तो इसको भी औरंगजेब ने जीत लिया था, ठीक है। उस समय पर ये भागनगर के नाम से जाना जाता होगा मराठा एम्पायर में, इसीलिए उन्होंने भागनगर यहाँ पर मेंशन किया है। बट किलों की वजह से जो मराठे थे वो सरवाइव कर पाते हैं, वो बच पाते हैं, और जो डिकेट्स से उन पर ऑन्सलॉट हो रहे थे, ऑन्सलॉट यानी कि जो अटैक्स हो रहे थे, उन सारे के सारे अटैक्स से मराठे खुद को इसीलिए ही बचा पाते हैं क्योंकि उनके पास में काफ़ी मजबूत किले थे, ठीक है। तो ये बात हो गई इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मैरीटाइम सुप्रीमेसी की। ये मराठों की खासियत थी मैरीटाइम सुप्रीमेसी, यानी कि जो समुद्री वर्चस्व है, यानी कि समुद्र के अंदर मराठों का एक दबदबा था, एक पावर थी इनकी। तो छत्रपति शिवाजी ने नेवी क्रिएट की थी अपने वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करने के लिए। हमने देखा था कि छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पुणे से जीतना शुरू किया था और वो वेस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, है ना। तो ये पश्चिमी तट है भारत का, वेस्टर्न कोस्ट है। तो इसी को ही सिक्योर करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने नेवी इस्टेब्लिश करी, एक पावरफुल नेवी इस्टेब्लिश की, ठीक है। तो इसीलिए इनकी मैरीटाइम सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है। फिर 18th सेंचुरी में कन्हौजी आंग्रे जो थे, इन्होंने मराठास को गाइड किया और कई सारे नेवल बैटल्स जिताए। जो नौसैनिक युद्ध जो हुए थे, जो समुद्री युद्ध जो होते थे, उनको जिताया था कन्हौजी आंग्रे ने। ये कन्हौजी आंग्रे कौन थे? ये मराठा एम्पायर में एक बहुत ज़्यादा फेमस ये नौसैनिक सेनापति थे, यानी कि ये थे नेवल जनरल हम बोल सकते हैं, या नेवल कमांडर बोल सकते हैं, है ना। तो ये बहुत फेमस थे कन्हौजी आंग्रे। तो इन्होंने ज्योग्राफी का और बैटल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था। ज्योग्राफी मतलब वही समुद्र वाला, पहाड़ी वाला एरिया, जंगलों वाला एरिया, उस नॉलेज को इन्होंने यूज़ किया। बैटल टैक्टिक्स को, यानी कि इन्हें युद्ध की कला बड़े अच्छे तरीके से आती थी, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों का यूज़ किया और इसी वजह से कई सारे नेवल बैटल्स को जितवाया मराठों को। जबकि मराठों की जो शिप्स थीं ये इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं थी, ठीक है। इनमें ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितनी अच्छी यूरोपियंस के पास में थी, लेकिन फिर भी ये जीते। क्यों? कन्हौजी आंग्रे की बुद्धिमत्ता की वजह से, ठीक है। तो उस समय पर जो मेन स्ट्रेंथ थी यूरोपियंस की भारत में, वो थी उनकी नेवीज़, क्योंकि ये है समुद्र वाला पार्ट, ठीक है। तो यहीं पर ही जो है वो यूरोपियंस अपना दबदबा बनाकर बैठे हुए हैं। उनकी नेवी ही सबसे बड़ी पावर है। यहाँ पर अलग अलग एम्पायर्स चल रहे हैं, लेकिन वो नेवी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये यूरोपियंस इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ जुटा लेते हैं ये समुद्री वाले एरिया में। अब ये क्या कर रहे थे? भारतीयों को फोर्स कर रहे थे टू परचेज देयर नेवल ट्रेड पासेज। ये कह रहे थे इंडियन से कि हम जो है आपको एक पास देंगे, जिसको कार्टास बोला जाता है पोर्चुगीज़ में, तो उसका आपको एक प्राइस देना पड़ेगा, पैसे दो पास लो। ये चीज़ चल रही थी। ये क्या करते थे कि यहाँ से अगर किसी भी इंडियन को अपना कोई जहाज़ दूसरे देश में भेजना है, तो इस एरिया से पास होने के लिए ही ये पास ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और एक पास देंगे भारतीयों को, ठीक है। अगर ये पास किसी भी शिप के पास में नहीं होता था तो उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाता था, मतलब जब्त कर लिया जाता था, या हम बोल सकते हैं उसकी जहाज जो है उसको पकड़ लिया जाता था, या कोई गारंटी नहीं होती थी कि तुम्हें लूटा भी जा सकता है इस एरिया में। ये बोलते थे यूरोपियंस, ठीक है। तो ये बोलते थे कि
इस वाले एरिया में हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, तुम हमसे पास खरीद लो। अगर पास नहीं खरीदोगे तो तुम्हें कोई भी डाकू लूट सकता है, कोई गारंटी नहीं है। और ज़्यादातर ये यूरोपियंस खुद ही लूट लेते थे। तो अगर ये जहाज़ है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ में कुछ जहाज़ चलेंगे सिक्योरिटी के रूप में। तो अगर कोई डाकू इसको लूटने आएगा तो ये सब के सब क्या करेंगे, उसे भगा देंगे मार के। तो ये सिस्टम, ये कार्टास का सिस्टम था, पास वाला सिस्टम, कि समुद्र वाली जगह से निकलना है तो पास लेना पड़ेगा, अगर पास नहीं है तो उनकी शिप को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो मराठों ने इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया। मराठे ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, तुम हो यूरोपियंस, तुम आए हो यहाँ से यूरोप वाले एरिया से, ठीक है, इस तरीके से तुम भारत में आकर बैठे हो और भारत में अपना वर्चस्व जमा रहे हो, भारत में अपनी पावर जमा रहे हो, ये इलाका है हमारा। तो मराठे बोल रहे हैं कि अब तुम यूरोपियंस जो हो वो अब खुद हमको पास दोगे, मतलब हमसे जो है वो पास खरीदोगे। तो पासेस की डिमांड करने लगे मराठे इनसे कि हमें पैसा दो, हम तुम्हें पास देंगे, तब तुम अपनी शिप यहाँ से निकाल सकते हो हमारी मर्जी से, ये तुम्हारा एरिया नहीं है। ठीक है, तो यूरोपियंस को गुस्सा आया, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन शो करी। कैसे? कन्हौजी आंग्रे को उन्होंने एक पायरेट बोला। पायरेट मतलब समुद्री डाकू, जो यहाँ से इनकी शिप को लूट लेता है कुछ इस तरीके से, क्योंकि इससे उनकी ट्रेड में खलल आ रहा था यूरोपियंस की, है ना। तो ये हो गई इनकी मैरीटाइम सुप्रीमेसी की बात। और ये आपको देखने को मिलेंगी, मराठा शिप्स इंग्लिश शिप्स पर अटैक कर रही हैं। ये बड़ी बड़ी जो शिप्स देखने को मिलेंगी टेक्नोलॉजी में भी बढ़िया हैं, ये हैं इंग्लिश शिप यानी कि ब्रिटिशर्स की, और ये छोटी छोटी जो हैं ये हैं मराठों की, जो इन पर अटैक कर रही हैं। ये समुद्र है, यहीं पर ही युद्ध चल रहा है। ठीक है, फिर है 1665 में 4 शिप थी छत्रपति शिवाजी की फ्लीट की। फ्लीट मतलब क्या होता है? जहाज़ों का एक ग्रुप हम बोल सकते हैं, जिसमें कई सारे 100 हज़ारों जहाज़ होते हैं, एक ऐसा ग्रुप, उसे फ्लीट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें से 4 शिप जो है वो मस्कट पहुंची, ओमान की कैपिटल। मस्कट जो है वो कहाँ है, ओमान कहाँ है? तो इधर आपको ये अपना इंडिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया के यहाँ से अगर समुद्री मार्ग से जाएंगे अरेबियन सी से वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी जिसका नाम है ओमान। इस तरीके से ये फैली हुई है। ठीक है, इसी ओमान की कैपिटल है यहाँ पर लोकेटेड मस्कट। तो यहीं पर ही शिवाजी के 4 जहाज आए थे। ठीक है, अब जो मस्कट का रूलर था उसने कैप्चर कर लिया उन शिप्स को, और जो भी मैन उस पर ऑन बोर्ड थे, जो बैठे हुए थे उन शिप्स पर, उन सभी को अरेस्ट कर लिया, पकड़ के रख लिया उसने अपने पास में। और उसे गुस्सा आया तो उसने कुछ शिप्स प्रिपेयर की, कुछ शिप्स तैयार की शिवाजी के कोस्टल पोजेशंस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, मतलब जो शिवाजी यहाँ पर कोस्ट पर बैठे हुए थे ना, तो यहाँ पर इनकी जो भी एरिया है उस चीज़ पर अटैक करने के लिए वो मस्कट का राजा तैयार हो गया। लेकिन जब उसे ये पता चला कि छत्रपति शिवाजी की नेवी में तो 100 से भी ज़्यादा शिप्स हैं, तो वो डर गया, वो रिट्रीट कर गया। रिट्रीट मतलब कि पीछे हट गया इनसाइड द हार्बर विद हिज शिप्स। ठीक है, हार्बर मतलब क्या होता है? ये जो मस्कट आपको दिख रहा है ये समुद्र के किनारे यहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हार्बर है। ठीक है, पोर्ट हम बोल सकते हैं, बंदरगाह बोल सकते हैं, जहाँ पर जो शिप्स वगैरह हैं वो आकर रुकेंगी, अपनी रिपेयरिंग वगैरह करवा सकती हैं। तो वो यहीं मस्कट में वापस रुक गया। वो निकल रहा था इधर भारत की तरफ, लेकिन वापस आ गया वो ये सुन के कि शिवाजी के पास में तो 100 से भी ज़्यादा जहाज़ हैं। तो ये पावर थी शिवाजी की नेवी की। ठीक है, तो ये हो गई बात इनकी मैरीटाइम सुप्रीमेसी की। अब बात कर लेते हैं जुडिशियल सिस्टम की। कैसा था मराठों में जुडिशियल सिस्टम? तो मराठों के पास में एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था, बढ़िया था इनका जुडिशियल सिस्टम, जस्टिस देने का सिस्टम जो होता है। ठीक है, रिमार्केबल है, जाना जाता है किसके लिए? कैपिटल पनिशमेंट का ये जो यूज़ करते थे। कैपिटल पनिशमेंट होती है डेथ पेनल्टी, जो मृत्यु दंड दिया जाता है, किसी को मरवा दिया जाता है ना पनिशमेंट में, उसी को ही कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। तो इसका यूज़ होता था मॉडरेशन में, यानी कि कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं था कि हर कोई, किसी ने कोई गुनाह कर दिया तो उसको सीधे जो है वो फांसी पर लटका दिया, मृत्यु दंड दे दिया, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती थी। फिर जो पंचायत थी, ये पंचायत आज की जो करंट डे पंचायत है उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आज की जो पंचायत है वो एक गवर्नमेंटल बॉडी है, सरकार के अंदर आती है।
ठीक है, एक तरीके से सरकार ही है पंचायत। लेकिन उस समय पर ये सिर्फ और सिर्फ एक लोकल गैदरिंग होती थी ऑफिशियल्स की, जो लोकल अधिकारी वगैरह हैं वो इकट्ठा होते थे, और जो प्रोमिनेंट मैन हैं, जो मतलब जाने माने लोग जो हैं, जो प्रतिष्ठित हम जिसे बोलते हैं, जिसको सब लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं, ऐसे लोग इकट्ठा होते थे, अधिकारी इकट्ठा होते थे, और ये लोग इकट्ठा होकर क्या करते थे, जस्टिस देते थे, ठीक है, न्याय देने का काम करते थे। तो सिर्फ इतनी थी पंचायत, कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं थी। तो अगर किसी को पंचायत का फैसला अच्छा नहीं लगता था, अनसेटिस्फैक्ट्री वर्डिक्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं जो फैसला आया है, फैसला सुनाया है पंचायत ने, अगर वो अच्छा नहीं लगा है तो मराठा चीफ के पास में अपील डाली जा सकती है, ठीक है। मतलब जैसे आज कोई लोकल कोर्ट होता है, तो वहाँ पर अगर कोई फैसला पसंद ना आए तो इंसान हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट का फैसला ना अच्छा लगे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये हाईएस्ट कोर्ट है हमारे देश का। उसी तरीके से उस समय था कि पंचायत का फैसला अगर अच्छा ना लगे तो फिर मराठा चीफ के पास जाया जा सकता है, ठीक है। एडिशनली इन वेरियस प्रोमिनेंट टाउन्स, कई सारे प्रोमिनेंट जाने माने टाउन्स थे, जैसे कि पुणे, इंदौर, इनमें क्या करवाया गया, कोतवाल की व्यवस्था करवाई गई। कोतवाल यानी कि जो पुलिस थी उसकी व्यवस्था करवाई गई, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को उन सिटियों में इंश्योर किया जा सके, यानी कि कोई भी कानून वगैरह तोड़ तो नहीं रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कोतवाल रखे गए, जो कि पुलिस थी, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट बचा हुआ है ट्रेड नेटवर्क्स। तो छत्रपति शिवाजी ने ट्रेड एनकरेज की, व्यापार को एनकरेज किया, और यहाँ तक कि वो खुद भी पार्टिसिपेट करते थे मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड में। मैरीटाइम यानी कि समुद्र से जो हो रही थी, फॉरेन ट्रेड मतलब कि जो विदेशों से ट्रेड की जा रही थी, ठीक है। तो इस चीज़ में छत्रपति शिवाजी खुद भी लगे हुए थे, मतलब ये राज भी कर रहे थे, युद्ध भी कर रहे थे, और इनके पास में शिप्स भी थी जिसके थ्रू ये व्यापार करवाते थे, ठीक है। तो ये और इनके ऑफिशियल्स के पास में खुद की शिप्स थी, और ये शिप्स रेगुलरली दूर दूर के पोर्ट्स तक जाती थी, बंदरगाहों तक जाती थी, जैसे कि यमन का मोचा, ओमान का मस्कट, और मलेशिया का मलक्का। तो ये सारी की सारी लोकेशंस कहाँ हैं उसको आप ज़रा देख लो। तो ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। भारत के वेस्ट में यहाँ से देखोगे तो ओमान में, यहाँ पर तो मस्कट है, ये हमने देखी ली लोकेशन। एक है ओमान से ही वेस्ट में इसका बॉर्डर लगाता हुआ एक कंट्री है, ये है यमन, ठीक है। इसी यमन में ही लोकेटेड है यहाँ पर एक जगह मोचा नाम की। ये क्लियर हुआ, ये तो वेस्ट में है भारत के। अब भारत के ईस्ट में आ जाओ, या साउथ ईस्ट में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री आपको दिख रही है ये है मलेशिया, इधर आगे और भी है, ये लंबी कंट्री है, ठीक है। बीच में तो समुद्र है, तो बीच में नहीं है। तो मलेशिया में ये वाली जो जगह है ये है मलक्का, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ मोचा में, इधर मस्कट में, सब जगह जो है वो छत्रपति शिवाजी के जहाज़ जाते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, और कुछ शिप्स में गोल्ड और टेक्सटाइल जैसा कार्गो भी होता था, इनसे व्यापार किया जाता था। कार्गो मतलब सामान होता है, ठीक है। तो सोने का और कपड़े का, इन सब का व्यापार किया जाता था, और रोड्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाता था, मतलब रोड्स भी बनवाए जाते थे मराठा एम्पायर में, और मेंटेन करवाए जाते थे, मतलब जो मेंटेनेंस वगैरह होता है, जैसे कहीं पर रोड टूट गया है तो उसको मेंटेन करवाना, ठीक है। और कुछ प्लेसेस पर जैसे कि ओडिशा, उनमें 18th सेंचुरी में नेटवर्क ऑफ फेरीज बनवाया गया, ताकि रिवराइन ट्रांसपोर्ट हो सके। फेरीज क्या होती हैं, वही शिप्स जो होती हैं, छोटी मोटी शिप्स जो हैं, उनका नेटवर्क, कई सारी शिप्स बनवाई गई, किस लिए, रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। नदी के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो देश के अंदर ही अंदर होगा उसके लिए। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे, तो जैसे उड़ीसा की बात हो रही है, ठीक है, तो ये उड़ीसा स्टेट है अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे एक आपको नदी दिखेगी सामने, ये है महानदी। तो अगर कोई इंसान यहाँ पर है और उसे यहाँ पर व्यापार करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नदी का इस्तेमाल करेगा, नदी में बैठेगा अपनी नाव लेकर, उसमें सामान भर के और निकल जाएगा, और दूसरी जगह पर वो पहुँच जाएगा। तो यही होता है रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन, जो कि नदी के थ्रू व्यापार किया जाता है। या अगर किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो नदी का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो उस समय के लिए ये फेरीज का नेटवर्क, यानी कि नावों का नेटवर्क बनवाया गया, काफ़ी सारी नावें बनवाई गई रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और इस रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन पर गवर्नमेंट आज भी फोकस करती है, ठीक है। कई सारे देशों में और भारत में भी ये रिवराइन ट्रांसपोर्टेशन आज भी होता है नदी के थ्रू। और ब्रिजेस जो हैं इनको भी बिल्ट करवाया गया,
ठीक है। पुल जो होते हैं, नदियों के ऊपर पुल बनवाए गए, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो छोटी छोटी पानी की जलधाराएं होती हैं उनके ऊपर भी पुल बनवाए गए। जैसे ये बीच में नदी है तो इसको यहाँ से इधर से उधर पार करने के लिए बीच में ये पुल बनवा दिया कुछ इस तरीके से। तो ये सारा तामझाम था इन लोगों का, जो कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखा, और मैरीटाइम सुप्रीमेसी देखी, इनकी कार्टा सिस्टम हमने देखा कि अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीयों से मतलब भारतीयों से पैसा लेते थे और बदले में उन्हें कार्टास देते थे, यानी कि एक पास देते थे ताकि वो सुरक्षित रूप से अरेबियन सी वगैरह से निकल सकें। फिर जुडिशियल सिस्टम देख लिया, कोतवाल देखा हमने, और पंचायत देखी, और पंचायत आज जैसी गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है। इसके अलावा ट्रेड नेटवर्क देख लिया, ख़त्म ये टॉपिक। ठीक है। इसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा कल्चरल रिवाइवल का, जो मराठों ने इंडिया के कल्चरल डेवलपमेंट में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे। तो ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर कोई भी डाउट होता है कहीं पर भी तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।